अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है ईद मुबारक और इसकी राइटर है मरियम मलिक। वो पिछले कई सालों से ईद का चांद हो या रमज़ान का, पहली नज़र पड़ते ही दिल ही दिल में दुआ किया करती थी। आज भी वो छत पर मौजूद रमज़ान का चांद देखने में मगन थी कि अचानक उसकी नज़र आसमान पर बारीक से चांद पर पड़ी थी। इसने दस्ते दुआ बुलंद किए तो अपने रब के हजूर आंखों से आंसू आहिस्तगी से बहते चले गए थे। दुआ मांगते ही अपने दुपट्टे के पल्लू से बहते आंसुओं को साफ किया था, फिर छोटे छोटे कदम उठाती जीने उतरने लगी। आप सबको रमज़ान का चांद मुबारक हो। हूर सहन से होकर कमरे में चली आई थी जहां सब इकट्ठे बैठे रमज़ान की प्लानिंग में मसरूफ़ थे। इस बार भी मैं तमाम रोज़े रखूँगा, अबान बोला। हूर बेटा, मैं तरावी पढ़ने जा रही हूँ, तुम किचन समेट देना वरना सुबह सहरी के वक्त किचन में फैलावा होगा। फरीहा बेगम कमरे से बाहर निकलते हुए हूर को मुखातिब करके बोली थी, मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ आपी, मेरे आने से पहले मेरे लिए जूस तैयार रखना। अबान टोपी सर पर पहनते हुए मुस्कुराकर बोला था। हूर ने अस्वाद में सर हिलाते हुए किचन की सिमत बढ़ गई। सहरी के बाद वो वजू किए नमाज पढ़ने लगी थी। हूर ने सलाम फेरते ही हाथ रब्बे ताला की बारगाह में उठाए थे। दिल में दिली ख्वाहिश ने सर उठाया था, या अल्लाह, मैं तेरी कमज़ोर बंदी तुझसे तेरी रहमत की तलबगार है। मैंने ज़िंदगी में तुझसे जो मांगा तूने अता किया। तेरी बंदी तेरे दर पर बैठी तुझसे इस शख्स का साथ मांग रही है जिसे तूने मेरे दिल में, मेरी आंखों में बसा दिया है। मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पर जिसे तूने ला खड़ा कर दिया है। मेरी हर सोच सिर्फ उस तक महदूद होकर रह गई है। मैं तेरे दर पर बैठी तुझसे तेरी ही मखलूक में तेरा बनाया हुआ शख्स मांगती हूँ। या रब, या तू उसे मेरा कर दे या मेरे दिलो व दिमाग से उसका नाम, उसका अक्स मिटा दे जैसे वो कभी मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं। इसके दिल में रहम डाल दे, उस सख्त दिल इंसान को मोम कर दे मेरे अल्लाह। हूर ज़ारो कितार रोते हुए दुआ मांगने लगी। हर रोज़ की बहस लड़ाइयों से मैं तंग आ चुकी हूँ भाभी, मैंने सोचा है कि हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएं। रिदा बेगम सादे से लहजे में बोली। पर रिदा, हम इतने साल साथ रहे हैं और तुम यूं अचानक अकेले कैसे फैसला कर सकती हो? फरीहा बेगम हैरत के ज़ेरे असर थी। अबान और कमाल हर वक्त लड़ते रहते हैं, इस तरह घर का माहौल ख़राब होकर रह गया है। तुम्हारे और मेरी भी इस बात को लेकर बहस हो जाती है अच्छी खासी। मैं नहीं चाहती रही सही कसर भी पूरी हो जाए। रिदा बेगम मुँह बसूरते हुए बोली। रिदा, मैंने बच्चों को लेकर कभी तुमसे बहस या लड़ाई नहीं की। बच्चे हैं, बच्चों का काम ही लड़ना और फिर चंद ही घंटों बाद सुलह कर लेना है। आप मुझे हजार बार बुरा भला कह देती हैं, मैंने कभी आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। फरीहा बेगम ने दिफा करना चाहा। अच्छा बस बस, मैंने सोच लिया है कि हम अगले माह नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। रिदा बेगम ने टोकते हुए कहा। चची, कौन कहाँ जा रहा है? हूर सोफे पर बैठते हुए बोली। हम अपने नए घर में बहुत जल्द जाने वाले हैं, रिदा बेगम बोली। लेकिन अशर ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही। हूर रंजीदा हुई थी। हाँ तो अब पता चल गई ना। और ये क्या, तुम हर वक्त अशर के आगे पीछे घूमती रहती हो? रिदा बेगम बिगड़े तेवरों से बोली। भाभी, अशर और हूर एक दूसरे को पसंद करते हैं, मंगनी हुई है दोनों की। फरीहा बेगम अपनी बेटी की उतरी शक्ल देखकर बोली। मंगनी हुई है, निकाह तो नहीं हुआ इन दोनों का। देखो लड़की, मेरे बेटे से दूर रहा करो, एक घर में रहने का यही नुकसान है। रिदा बेगम तिलमिलाकर फरीहा और हूर को घूर कर रह गई। अशर, आप कैसे जा सकते हैं? हूर गमज़दा थी। मैं मम्मा से बात करूँगा, और वैसे भी इतना आसान नहीं है यहाँ से चले जाना। कुछ दिन बाद तुम देख लेना, मम्मा इस बात को भूल भाल जाएंगी। अशर हूर को बच्चों की तरह बहलाने लगा। आप जानते हैं ना चची, एक बार जो ठान ले वो कर गुजरती है। उन्होंने फैसला सुना दिया है, बस अमल करना बाकी है। वक्त आने पर अमल भी हो जाएगा। हूर अंदेशों में घिरी हुई थी। अच्छा तुम तो अपना मूड ठीक करो, वो देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है। अशर इसकी तवज्जो मबजूल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था। मम्मा, ये कैसे मुमकिन है? हम कितने साल एक घर में एक छत के नीचे रहे हैं, कितनी यादें इस घर से वाबस्ता हैं। अशर कई घंटों से रिदा बेगम को समझा रहा था, लेकिन इनको ना को हाँ में तब्दील ना कर सका था। तुम कान के कच्चे को ज़रूर इस हूरी ने भड़काया होगा। रिदा बेगम बेटे को देखकर गुस्से से चिल्लाई। मम्मा, वो मुझे क्यों कुछ कहेगी? कमाल और अबान अभी छोटे हैं, अगर लड़ते हैं तो बाद में खेलते भी हैं साथ,
आप इस बात को लेकर दो घर के मकीनों को अलग नहीं कर सकती। अलग होने के लिए भी आपने बेतुका जवाब ढूंढा है। अशर बेहद झुंझलाया हुआ था। तुम्हें अब माँ की बातें बेतुकी लगने लग गई हैं। बस मैंने कह दिया, अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। रिदा बेगम हुक्म सादर करके किचन की सिमत बढ़ गई। अशर माँ को जाता देखकर तासुब से सोचने लगा, मैं इस पुराने से मोहल्ले में रहकर तंग आ गई हूँ। आप बस जल्दी से नए घर का इंतज़ाम करें। रिदा बेगम शफीक साहब से मुखातिब हुई थी। कोशिश तो यही है कि अब देखो कब तक मुमकिन होता है। शफीक साहब सोच विचार करते हुए बोले, क्या सिला मिला मुझे इन सब की खिदमतें करके? उल्टा मेरे ही बेटे को मेरे मुकाबिल ला खड़ा किया है। बस एक बार यहाँ से चले जाएं तो देखेंगे कैसे इस हूर का पत्ता साफ करती हूँ मैं। रिदा बेगम बुड़बुड़ाई थी। रिदा बेगम के दो ही बेटे थे। अशर बड़ा था, कमाल छोटा था। अशर और हूर की मंगनी को 1 साल का अरसा हो चुका था। रिदा बेगम और फरीहा बेगम 2 मंजिला मकान में रहते थे। पहले फ्लोर पर फरीहा बेगम जबकि दूसरे फ्लोर पर रिदा बेगम रहती थी। हूर और अबान दोनों बहन भाई थे। फरीहा बेगम खामोश तबीयत की हामिल थी। हूर को माँ की ये आदत विरसे में मिली थी। रिदा बेगम बात बे बात लड़ती झगड़ती रहती थी। फरीहा बेगम को हर बात पर झड़प दिया करती थी। रिदा बेगम के माली हालात बेहतरी की तरफ गामजन थे, इसलिए वो नए घर का मुतालबा कर रही थी। शफीक साहब रिदा बेगम की जी हजूरी में हमा वक्त तैयार रहा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें शय मिलती थी। बैठक में घर के तमाम बड़े बैठे हुए थे। भाई साहब, हम परसों जा रहे हैं। रिदा बेगम वलीद साहब को अपना फैसला सुना रही थी। वलीद साहब काफ़ी दिनों से इस खबर पे खामोश रहे थे। आज तमाम बड़े इसी सिलसिले में इकट्ठे बैठे थे। भाभी, आपने जाने का फ़ैसला अगर कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ? वलीद साहब मुश्किल मुस्कुराए थे। हाँ, तुम सब तो खुश होगे। जान जो छूट जाएगी तुम सबकी, रहना पूरे घर में धड़ल्ले से। रिदा बेगम अपने हाथों में पहने सोने के कंगन को कलाई में दुरुस्त करके बोली, भाभी, हमने कभी आपको इस घर से जाने का नहीं कहा। आपका अपना फैसला है। फरीहा बेगम धीमी आवाज़ में बोली, हाँ भाई, तुम तो यही कहोगी। रिदा बेगम माथे पर तेवरिया चढ़ाए अचटती निगाह सब पर डालकर कमरे से बाहर चल दी। तुम क्यों होती हो परेशान? मैं आता रहूँगा तुम सबसे मिलने। अब मम्मा ने अलहदा होने का सोच ही लिया है तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता और ना ही कोई जवाज़ बनता है रुकने का। अशर हूर शाम में छत पर मिला करते थे। हूर का चेहरा उतरा हुआ था। अशर भी परेशान हाल था, पर हूर के सामने खुद को नॉर्मल रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। चची, शुरू से ही हमें अच्छा नहीं। हूर की बात दरमियान में ही अधूरी रह गई थी। रिदा बेगम गुस्से में हूर की तरफ बढ़ी थी। तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती हो। तुम छत पर इसके साथ क्या कर रहे हो? चलो नीचे मेरे साथ, तुम्हारी क्लास तो मैं ठीक तरह से लेती हूँ। रिदा बेगम लफ्ज़ों को चबा चबा कर फंकारी। ज़िंदगी में वो लम्हे कितने कठिन होते हैं ना, जब आप अपनों को जाता देख कर रोक भी नहीं सकते और ना इनके बगैर रह सकते हो। जब आंसुओं का रेला थमने से इनकारी हो तो आप अपने वजूद की कहीं दूर खड़ा देखकर तमाशाइयों की तरह खामोश रहते हो, बिल्कुल साकिन। हूर भी इसी कैफियत से दो चार थी। अशर भी उसे छोड़े जा चुका था। इसे अपना वजूद बेमानी लगा था, मगर उम्मीद के दरीचे अभी भी वह था जो अशर इसके लिए खोल कर गया था। इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हूर ने अपनी ज़ात का हर ज़रा उसके नाम कर दिया था। इसके बगैर जीने का तसव्वुर उसकी जान निकाल देने के मुतरादिफ था। महीने साल में बदल गए थे। अशर हूर से मिलने ना आया था। हूर के माँ बाप 1 से 2 बार रिदा बेगम के घर की दहलीज पर गए थे, पर रिदा बेगम का मगरूराना लहजा उन्हें बहुत तकलीफ़ देता था। खुद अशर के मिजाज में भी तब्दीलियाँ आई थी। हूर पहले की तरह चहकती ना थी। हूर जो बेबाद हंस दिया करती थी, उसके कहकों से पूरा घर गूंजा करता था। वहाँ अब खामोशियों और वीरानियों का बसेरा था। हूर तन्हाई पसंद कभी ना थी। वक्त और हालात ने इसे तन्हाई पसंद कम गो बना दिया था। हूर किताबें पढ़ने में मशगूल थी कि फरीहा बेगम कपकपाती हुई आवाज़ में बड़बड़ाई थी, हूर, तुम्हारी चची का इंतकाल हो गया है। फरीहा बेगम सदमे से चूर थी। हूर पर यह खबर क़यामत बनकर टूटी थी। हूर ने बेसाख्ता अपने होंठों पर दोनों हाथ रख दिए थे। हूर घर का सरसरी जायज़ा लेकर अपनी सोचों में मगन थी।
अशर ड्राइंग रूम में किसी काम के तहत दाखिल हुआ था। हूर और अशर की नज़र बैक वक्त मिली। अशर ने हूर की तरफ देखते ही नज़र फेर ली थी। बढ़ी हुई शेव, उर्री हुई रंगत, बिखरे बाल, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, सदियों की थकन अशर के चेहरे पर रकम थी। अशर, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। हूर जानती थी ये मौका ऐसी बातों का नहीं है, मगर फिर भी खुद को ये सब कहने से रोक ना सकी थी। ठीक हूँ मैं, अशर बेरुखी से बोला। मुझे चची के जाने का बहुत अफसोस है, पर अल्लाह की मर्ज़ी के सामने हम बेबस हैं। हूर मध्यम लहजे में बोली, तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। चाचू और चची भी हमारी वजह से बेआराम होकर रह गए हैं। अशर का लहजा बेलचक था। कैसी बातें कर रहे हो अशर, ये घर तुम सब मेरे अपने हो। हूर अशर के मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। जो भी है, मज़ीद यहाँ रुकना तुम सबका मुनासिब नहीं लगता, इसलिए तुम सब यहाँ से जा सकते हो। ख्वामख्वाह हमारे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना, पापा और कमाल का ख्याल रख सकता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, अशर तल्खी से बोला। हूर अशर के लहजे में छुपी नफ़रत को महसूस कर सकती थी। हूर बिना कुछ कहे वहाँ से जा चुकी थी। चची की वफ़ात के 6 दिन हूर और उसकी फैमिली ने वहीं रहकर गुजारे थे। अशर के रोकने के बाद हूर और इसकी फैमिली ने वहाँ जाने की जसारत ना की थी। हूर खुद को दहकते अंगारों में लिपटा हुआ दिन रात महसूस कर रही थी। अजीब सी कैफियत में उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। वो इस दर्द के साथ जीने की आदत डाल चुकी थी खुद को। फरीहा बेगम अपनी बेटी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर दिल महसूस कर रह जाती। हूर माजी के औराक में पलटती तो अशर को अपना हमसफ़र, अपना हमराज देखती थी। वक्त की धूल ने इससे उसे छीन लिया था। वो नहीं जानती थी कि अशर ने ऐसा क्यों किया इसके साथ। इसे देखकर निगाहें फेरने वाला अशर कभी इसका दीवाना रहा था। कौन मानता था कि ये वही अशर है जिसकी सुबह और शाम हूर के नाम से हुआ करती थी। जब तक हूर का चेहरा ना देख लेता था उसे चैन ना आता था। हूर माजी में कोई अनगिनत यादों को तरतीब दे रही थी जो उसकी ज़िंदगी का कभी हिस्सा रही थी। तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। हूर की तसलसल से की गई दुआओं में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका था। वो रब्बे हजूर के हजूर गिड़गिड़ा कर उस शख्स का साथ मांगती थी जो सिर्फ इसका था। वो जानती थी आज भी अशर उसी को चाहता है। हूर तिलावत करते हुए बेआवाज़ रो रही थी। कुरान बंद करके हूर ने कुरान को लबों और फिर आंखों से लगाया था। शिद्दत गम से रोती सिसकती वो अपने रब से मुसलसल मांगती जा रही थी। मैं जानती हूँ मेरे रब, तू मेरी दुआ सुनेगा। तू ही सुनता है सबकी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआओं पर तूने कुन फरमाया था। हूर ज़ारो कतार रो रही थी। टीवी पर चांद नज़र आने से मुतल्लिक खबरों पर नज़रें जमाए हूर गमगीन नज़र आ रही थी। ईद का चांद जहाँ खुशियों का समा लाता था, वहीं दिल रंजीदा भी होता था। रमज़ानुल विदा कहकर हूर वफ़के से अबान से गपशप भी लगा रही थी। टीवी पर मौजूद एंकर ने चांद नज़र आने की खुशखबरी सुनाई तो हूर दौड़ती हुई छत पर जा पहुंची। आसमान के बीचों बीच बारीक सा चांद जलवागर हुआ था। हूर कपकपाते होंठों से दिल ही दिल में रब से हम कलाम हुई थी। इसकी आंखें डबडबा गई थी। वो दुआ मांगते ही उल्टे कदम पीछे की जानिब धीरे धीरे चलते हुए पलटी थी कि इसका शाना सामने खड़े वजूद से टकराया था। हूर के लबों से दबी दबी सी चीख निकली थी, जैसे सामने खड़े वजूद ने हाथ रखकर खामोश कर दिया था। मध्यम सी रोशनी में अशर हूर के सामने खड़ा इसे यकटिक देखे जा रहा था। हूर की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। हूर जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अशर ने इसकी कलाई पकड़कर जाने से रोका था। चची, मैं आप सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इस तरह आप सबके साथ अशर वाकई ही शर्मिंदा था। फरीहा बेगम अशर को शर्मिंदा देखकर मुस्कुराते हुए मुखातिब हुई। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। फरीहा बेगम आजिज़ाना तबीयत के बाइस अशर को प्यार करते हुए बोली। मम्मा ने मेरे जहन में आप सबके खिलाफ इस कदर जहर भर दिया था कि मुझे उनकी हर बात सच लगती थी। मम्मा की दी हुई कस्में मुझे यहाँ आने से रोक देती थी। जब जब यहाँ आने का सोचा तो मम्मा की कस्में मेरे पाँव में जंजीर की तरह लिपट जाती थी। मम्मा जाने से पहले मुझे अपनी कसम देकर गई थी कि मैं हूर के बजाय उनकी तलाक याफ्ता भांजी से निकाह कर लूँ। बस यही वजह थी कि हर बार इनकी कसम ने मुझे और हूर को अलग कर दिया। पर चची, मैं हूर के बगैर अब नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ ईद के तीसरे दिन मेरी और हूर की आप
शादी कर दें, हम दोनों को एक दूसरे के लिए मुकम्मल कर दें। अशर शकिस्ता लहजे में फरियाद करने लगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, तुम्हारा फैसला सर। आंखों पर मेरे बच्चे शफीक साहब और वलीद साहब एक साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। वलीद साहब ने आगे बढ़कर अशर का माथा चूमा था। अब तुम अपने भाई को भी दिल से माफ़ कर दो, शफीक साहब वलीद साहब की आंखों में देखकर मल्तजाना लहजे में बोले। वलीद साहब और शफीक साहब दोनों बगलगीर हुए थे। ड्राइंग रूम में बुलंद कहकों की आवाज़ गूंज रही थी। हूर की दुआएं रायगा ना गई थी। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआएं भला कहाँ रद्द होती हैं। हूर शुक्राने के नवाफिल अदा करते ही किचन में सबके लिए चाय बनाने लग गई थी। बहुत मुबारक हो, अशर की आवाज़ हूर की समातों से टकराई थी। हूर पलटकर अशर को देखते हुए नम आवाज़ में बोली थी, हमारा मिलन मुकद्दर है अशर, आपका साथ मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आज मैं मुकम्मल हो गई हूँ, ये ईद आपकी मोहब्बत के संग बताऊंगी। हूर शर्माते हुए अशर से नज़रें चुरा गई थी। अशर मोहब्बत पाश नज़रों से हूर को देख रहा था। मोहल्ले में पटाखों की आवाज़ें गूंज रही थी। ईद इनके लिए मिलन का समा लाई थी। ईद के चांद की तरह खुशियों का समा है, तेरे दीद के पल और मिलन का समा है। ये थी आज की कहानी और मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और आप लोगों के लिए दिल से दुआ। आप सब मेरी फैमिली हैं, सो मेरी फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अपनी खुशियों में, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।